डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसी इच्छा और कामना के साथ एक बार फिर कृषि चौपाल पहुंचा है आपके बीच। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में हम पहुंचे हैं और आज हम मखाना को समझने की कोशिश करेंगे। जलाशय में एक बीज को रोपना, फिर 8-9 महीने की मेहनत के बाद पौधे पे फल लगना और फिर ये कोशिश बहुत ही बड़ी है, आप जानते हैं। लेकिन इसी कोशिश को आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है और ये एक खास तरह की कोशिश है जो लगातार सरकार के द्वारा आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी कोशिश को आगे बढ़ाने की कोशिश आज हम कृषि चौपाल के जरिए करेंगे। एक डिटेल रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है जिसके जरिए आप मखाना को नजदीक से समझ पाएंगे और उन कोशिशों को, उन प्रयासों को समझ पाएंगे जो सरकार की तरफ से की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मखाना, जिसे काला हीरा भी कहा जाता है, एक तरह का जलीय पौधा है। हमारे देश में मखाने की 80% खेती बिहार में की जाती है। बिहार में मखाना का उत्पादन करने वाले मुख्य जिलों में दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार हैं। खेती की बात करें तो मखाना की खेती या तो जल जमाव वाले क्षेत्र में जिसकी गहराई 4 से 6 फीट हो या फिर खेतों में अन्य फसलों की तरह ही की जाती है। बता दें कि मखाना की खेती और इससे जुड़े तमाम क्रियाकलापों को सरकार खूब बढ़ावा दे रही है। इस बार के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए समर्पित होगा। मखाना किसानों को किसान उत्पादक संगठनों में संगठित करना इस बोर्ड का उद्देश्य रहेगा। साथ ही मखाने का उत्पादन व गुणवत्ता बढ़ाना, प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कठिनाइयों को दूर करना भी मखाना बोर्ड का उद्देश्य रहने वाला है। हाल ही में कृषि मंत्री ने दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पर संवाद कार्यक्रम में मखाना के किसानों से सुझाव भी लिए थे। उन्होंने दरभंगा में तालाब में उतरकर मखाना उत्पादक किसानों से सीधी चर्चा की, मखाने की खेती की पूरी प्रक्रिया समझी और मखाना उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों को जानने के साथ ही किसानों से सुझाव भी लिए। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि ICAR और अनुसंधान केंद्र कांटा रहित मखाने का बीज विकसित करने पर काम करें। ऐसे यंत्र बनाए जाएं जो गुड़िया को आसानी से बाहर खींच लाएं। मखाना की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग कैसे करें, इसमें भी सहयोग देने की बात कृषि मंत्री ने कही। मखाना उत्पादन किसानों की ट्रेनिंग पर भी काम किया जाएगा। तो ये डिटेल रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट के बाद मुझे आपसे कुछ पूछना है। अब मुझे ये बताइए कि आप मखाना कितनी बार खाते हैं? दिन में एक बार खाते हैं, हफ्ते में एक बार खाते हैं, महीने में, या फिर 365 में से 300 दिन? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 365 दिन में से 300 बार मखाना खाते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने बहुत कुछ कहा मखाना के लिए, कैसे इसे लोकल से ग्लोबल पहुंचाना है, कैसे वैश्विक मानचित्र में इस मखाना की छाप को अमिट बनाना है। बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की इस मखाना को लेके। ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बारी
बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम के फर्स्ट सेशन की, जिसमें हम बात करेंगे मखाना की उत्पादन की उन्नत तकनीक की। जी हाँ, मखाना के उन्नत उत्पादन तकनीक की हम बात करेंगे और इस सेशन में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र। डॉक्टर मनोज, स्वागत है आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर BR जाना साहब, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा से। डॉक्टर जाना, स्वागत है आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं SM राउत साहब, वैज्ञानिक हैं, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे नजदीक आप ही बैठे, शुरुआत आप ही से की जाए। तो डॉक्टर मनोज, मखाना की खेती की जब हम बात करते हैं तो बिहार इसके लिए जाना जाता है। पर बिहार की खेती, बिहार की जमीन क्यों अलग है? क्या बात है यहाँ की जमीन में? बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि मखाने का जितना भी उत्पादन होता है हमारे यहाँ, उसका करीब 85% या उससे भी ज़्यादा उत्पादन बिहार में ही होता है और खासकर मिथिला के क्षेत्र में होता है। यहाँ की एक कहावत है, बहुत ही प्रचलित है, कि पग पग पोखर माछ मखान, ये है मिथिला की पहचान। तो मखाना हमारे मिथिला की पहचान रही है और आज बड़े हर्ष का ये विषय है कि मिथिला के मखाना ने मिथिला क्षेत्र को पुनः विश्व के मानचित्र पर स्थापित कर दिया है। निश्चित तौर पर हमारी मिट्टी, यहाँ का जलवायु, इसमें वो सारे गुण हैं, उतनी अनुकूलता है जिसने मखाना की खेती को प्रोत्साहित किया है। यहाँ की आप देखें मिट्टी बहुत ही उर्वर मिट्टी है। हमारे यहाँ तालाबों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। परंपरागत तौर पर मखाने की खेती तालाबों में होती आ रही है और तालाबों की संख्या परंपरागत तौर पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी जहाँ मखाने की खेती हो रही थी। इसके अलावा आप देखें तो पानी की जो उपलब्धता है, आनुपातिक उपलब्धता अन्य प्रांतों की तुलना में हमारे उत्तर बिहार के क्षेत्र में और मिथिला क्षेत्र में ज़्यादा है। और इन सब चीज़ों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ सहायक है मखाना की खेती के लिए, वो है मिथिला के किसानों के पास, यहाँ के श्रमिकों के पास मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए जरूरी जो कौशल है, ये उनके पास है। ठीक है, और हमारे साथ कुछ किसान भाई भी जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम प्रसाद सहनी साहब, बिरौल दरभंगा से आए हैं। तो राम प्रसाद जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। मखाना उत्पादन बढ़ोतरी में क्या नई तकनीकी बदलाव किए गए हैं जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके? पहला जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जो विकसित की गई है हमारे राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के द्वारा, वो है स्वर्ण वैदेही वैरायटी का विकसित होना। स्वर्ण वैदेही एक उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्म है जिसमें 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता है। परंपरागत तौर पर जब हम तालाब में इसकी खेती करते थे, मखाने की खेती करते थे, तो हमारी जो उत्पादकता होती थी 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती थी। लेकिन हमारी जो किस्म है, उन्नत किस्म स्वर्ण वैदेही, अगर इसकी खेती आप करते हैं तो 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आप उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। और हाल के समय में आप देखें कि जो क्षेत्र का विस्तार हो रहा है उसमें स्वर्ण वैदेही वैरायटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जो दूसरे बदलाव हुए हैं वो कि परंपरागत तौर पर जहां तालाबों में खेती होती आ रही थी, अब खेत पद्धति से इसकी खेती संभव हो पाई है। कम पानी में, 1 फीट पानी में, 1.5 फीट पानी में अब आप मखाने की खेती बहुत ही सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो पौध संरक्षण की नई तकनीक, भूमि एवं जल संरक्षण की तकनीक, इसके अलावा पोषक तत्वों के प्रबंधन की तकनीक विकसित की गई है। और इन सब चीज़ों के अलावा भारी संख्या में हमने किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया है। आप देखें तो पिछले 5 साल में 3000 से ज़्यादा किसानों को हमने प्रशिक्षित किया है मखाना की खेती के लिए, मखाना के प्रसंस्करण के लिए, और बाकी जो जरूरी तकनीकी सहयोग है
वो हमने उनको प्रदान किया है। इन सबों के मद्देनजर हाल के समय में मखाना की खेती का तेजी से विस्तार हुआ है और साथ ही साथ आपका और आप जैसे जो अन्य किसान हैं मखाने की खेती में संलग्न हैं, उनकी आमदनी में भी आशातीत बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर जाना मेरे साथ है। डॉक्टर जाना, असल में मखाना की खेती तो हम बात कर ही रहे, लेकिन मखाना की खेती के अलावा क्या कोई और फसल साथ में हम ऐड ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम लोग सिंघाड़ा का खेती करें तो हम लोगों को ज़्यादा इनकम मिलेगा। इसके लिए दूसरा जो नर्सरी है उसको भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटेंसिव फार्मिंग है। एक क्रॉप के बाद और एक क्रॉप लेना है, और जो खेत में साल भर में पानी अक्टूबर तक रहता है उसमें हम लोग अगस्त तक जो फसल है मखाना का वो ले लेंगे। उसके बाद हम लोग राइस का भी खेती कर सकते हैं। अगर नवंबर के बाद अगर पानी सूख जाए तो हम लोग उसकी प्लॉट में गेहूं का भी खेती कर सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ किसान भाई भी जुड़े हुए हैं, कुछ बहनें भी जुड़ी हुई हैं, उनके भी सवाल शामिल करते हैं। रीना जी हमारे साथ जुड़ रही है। रीना कुमारी, स्वागत आपका। सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मैं सदर ब्लॉक से रीना कुमारी। सर, मेरा सवाल है कि मखाना उत्पादन बढ़ाने के लिए किन उन्नत किस्मों को चुन सकते हैं? स्वर्णवेदी जो मखाना का पहले वैरायटी है वो हमारे रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना से 2006 में निकाला गया है। वो वैरायटी अच्छा वैरायटी है। उसका उत्पादन का जो क्षमता है वो 27 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, और इसका जो प्रोटीन परसेंट है ये 8.0% से लेकर 8.5% तक प्रोटीन मिलता है। और इसके अलावा ये जो वैरायटी है इसमें कार्बोहाइड्रेट और जो मैग्नीशियम, कैल्शियम ये भी अच्छा मात्रा में पाया जाता है। ये वैरायटी जो है अभी बिल्कुल जो फील्ड वाला जो मखाना का कल्टीवेशन होता है उसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और ये वैरायटी जो है ये बहुत लोकप्रिय है, और ये वैरायटी को अगर अपनाएंगे तो आपका जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो आमदनी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, लेकिन लागत कम होगी। यही तो चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। राउत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राउत साहब, जब तालाब में जाना ही है, मखाना वहां से हम उत्पादन कर ही रहे हैं, तो एक साइड में मछली पालन की कोई संभावना देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। इस चौपाल से मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मखाना है, मछली पालन है, और लगभग बिहार में 8 लाख हेक्टेयर इतना एरिया मतलब वाटर लॉक कंडीशन में है, और अभी तक हम लोगों ने 1 लाख हमारा कल्टीवेशन एरिया भी हम लोगों ने अचीव नहीं किया है। तो हमारे पास एकदम ह्यूज पोटेंशियल है कि हम उसमें मखाना भी कल्टीवेशन कर सकते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं, और दोनों का भी समेकित खेती भी कर सकते हैं। और इस इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर सिस्टम में देखा जाए तो गहराई के अनुसार हम मछली पालन कर सकते हैं और मछलियों का भी चयन कर सकते हैं। जैसे कि खेती पद्धति हो गई, तालाब पद्धति हो गई। बहुत सारे किसान जो है वो चोर में करते हैं, मौन में करते हैं, जिसकी गहराई लगभग 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक है। तो वहाँ भी हम कुछ मछलियों की वैरायटी है कार्प कल्चर, तो हम कार्प जैसे रोहू हो गया, कटला हो गया, मिर्गल हो गया, इन वैरायटी का हम यूज कर सकते हैं मखाना के साथ। और कम जो गहराई वाली खेती पद्धति है मखाना की, वहाँ हम सिंगी है, मागुर है, ये वाली मछलियाँ हम ले सकते हैं। ठीक है, कुछ किसान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कमतौल से आए हुए हैं। अगर सर मछली पालन करते हैं तो इसमें आमदनी कितनी हो सकती है? देखिए, अगर मछली पालन भी हम करते हैं मखाना के साथ, तो इसमें हमें दुगनी आमदनी मिल सकती है। और बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो मखाना से रिलेटेड है, तो वो मछली पालन से भी है, और कुछ मछली पालन से रिलेटेड है वो मखाना से भी है। और कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनका चोर एरिया लगभग 1 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, वो मखाना सह मछली पालन दोनों भी करते हैं, और इन दोनों का भी वो लोग फायदा लेते हैं। और लगभग
जो विंटर के सीजन में, और वो मतलब बीज भी, मखाना का बीज भी निकालेंगे और मछली भी अपना हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह दोनों भी चीज़ें अगर हम निकालते हैं एक ही वाटर रिसोर्सेज से या एक ही हमारे नैसर्गिक साधन संपत्ति का यूज करते हुए, तो हमें दुगनी फायदा मतलब मिलता है। ठीक है, तो दोगुना फायदा आपको हो सकता है अगर इस कृषि चौपाल को माइन्यूटली देख रहे हैं और समझ रहे। डॉक्टर मनोज मेरे साथ हैं। डॉक्टर मनोज, हम मखाने की बात कर रहे हैं और इसके विकास और विस्तार पे भी जोर दे रहे हैं, लेकिन इसके एक्सटेंशन को अगर हम देखें, इसके बढ़ते हुए कदम को देखें, तो कितना बड़ा विस्तार आप मखाना इंडस्ट्री का देख पा रहे हैं? देखिए, मखाने में पाई जाने वाली पौष्टिकता, इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुण, इन सबों के प्रति पूरी दुनिया में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे मखाना की मांग बहुत तेजी से वैश्विक स्तर पर बढ़ी है और साथ ही मखाने की कीमत भी बढ़ी है। तो मखाने की बढ़ती मांग वैश्विक स्तर पर और इसकी बढ़ती कीमत, इसने हमारे किसानों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका प्रदान किया है। आगे आने वाले समय में मखाना का भविष्य कैसा होगा, इसे देखने के लिए आप पिछला जो 5 साल रहा है उसको अगर आप देखें तो देखेंगे कि बहुत बदलाव हुए हैं। अभी आप देखें तो पिछले 5 साल में मखाने की खेती का विस्तार 15,000 हेक्टेयर या 13,000 हेक्टेयर में जहां मखाने की खेती होती थी, आज 35,000 हेक्टेयर से ज़्यादा में मखाने की खेती हो रही है। किसानों की आमदनी आज से 5 साल पहले तक, जहां मखाना की खेती से प्रति हेक्टेयर हम 45,000 या 50,000 की बात करते थे, आज मखाने की औसत खेती से भी किसानों की आमदनी 4 लाख से 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक बहुत सुगमता से किसान प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा आप देखें तो बहुत सारे नए किसान हैं, शिक्षित युवा हैं, जो मखाने की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मखाने में आमदनी की संभावनाओं को देखते हुए। एक ब्रेक हम ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एनर्जी डाउन नहीं होती है। ये तालियां आपको बता देंगी कि एनर्जी हाई है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे। आ गई है मस्ती की पाठशाला की घड़ी। फ्रेंड्स, इस वीक बात करेंगे ओरल हेल्थ टिप्स पर। किस तरह से रखें दांतों का ख्याल। You should visit the dentist regularly after every 6 months. देखेंगे हमारे प्यारे जादूगर का कमाल। सरप्राइजिंग, ये तो मैजिकल मोशन है। और मिलेंगे कुछ जीनियस इनोवेटर्स से इस रविवार दोपहर 12 बजे जीजी नेशनल पर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं सेकंड सेशन की, और इसमें हम बात करेंगे मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण में मशीनीकरण। बहुत खास सेशन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। और इसे खास और कौन बना रहा है, मेरे साथ चर्चा में कौन जुड़ रहा है, परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ डॉक्टर नचिकेत कोतवाली वाले जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर है राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। डॉक्टर नचिकेत, स्वागत है आपका। मेरे साथ डॉक्टर सूर्यकांत तलाटे जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक है राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। डॉक्टर सूर्यकांत, स्वागत है आपका। डॉक्टर विनोद कुमार पडाला भी इस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं, वैज्ञानिक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर नचिकेत, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, किसी भी कृषि कार्य और संचालन में इन दिनों मशीनरी का उपयोग बहुत बढ़ गया है, और स्पेसिफिक अब मखाना प्रोडक्शन की बात करें, मखाना की खेती की बात करें, तो सर कैसे आप इस मशीनीकरण को यहाँ अप्लाई होते हुए देखते हैं? पिछले 5 वर्षों में मखाना का उत्पादन का जो क्षेत्र है वो 3 गुना के आसपास बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि मशीनें थी, और ये मशीनों के द्वारा जो है श्रम कम होता है, काम बड़ी तेजी से होता है, काम बड़ी अच्छाई से होता है, और इसके साथ में जो इसके जोखिमें होती किसी काम को करने में, वो सारी जोखिमें कम हो जाती हैं। अब जैसे मखाना से संबंधित यदि हम बात करें तो जो खेत है, खेत को तैयार करना, या तालाब है, तालाब में से गाद निकालना, या फिर मेड़ बनाना, इस तरह के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। लेकिन ये लेबर अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अभी स्थिति ये है कि आने वाले कुछ समय में हमारे पास में उत्पादन करने वाले कम रहेंगे और खाने वाले ज़्यादा रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें यंत्रों के बगैर हमारा काम नहीं होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक सपना देखा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत होगा, तो उस सपने में एक ध्येय भी है
कि हमारी कृषि में 75% मशीनीकरण हो जाएगा और इसके लिए मशीनों की आवश्यकता, नए नए मशीन को ईजाद करना और उनको किसानों तक पहुंचाना, इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और साथ में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हम लोग मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं। महेश मुखिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान भाई हैं। महेश जी स्वागत, आपका सवाल पूछिए अपना। मखाना निकालने के बाद लावा बनाने के लिए कौन कौन सी विभिन्न प्रक्रिया की जाती है, और दूसरा क्वेश्चन है कि मशीन को उपयोग करके मखाना लावा बनाने से क्या फायदा होते हैं। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और ये जो हमारा मखाना अनुसंधान संस्थान अभी 2023 से पुनर्जागृत हुआ है, तो हमारा इसमें मुख्य कार्य यही है कि हम मखाना की प्रोसेसिंग से संबंधित यंत्रों को लेके आए। जैसा आपको पता होगा, जो परंपरागत खेती होती है उस खेती में और जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा श्रम लगता है। अलग अलग कढ़ाई और साथ में बहुत सारे औजारों का उपयोग करके धूल और धुएं में बैठकर किसान और उनके महिलाएं, उनके परिवार के लोग ये काम करते हैं, और जिसमें मखाना की जो गुणवत्ता है वो भी शायद निश्चित नहीं हो पाती है। तो जब आप मशीनों का उपयोग करते हैं तो मशीनों का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? मशीनों का उपयोग आप कर सकते हैं मखाने की धुलाई में, सुखाने में, उसके बाद ग्रेडिंग में, ग्रेडिंग करने के बाद में उसकी जो प्राथमिक रोस्टिंग की जाती है, प्राइमरी रोस्टिंग करते हैं उसमें, उसके बाद रोस्टिंग और पॉपिंग करते हैं जिसमें मखाना फोड़ के लावा बनाया जाता है उसमें, फिर जो लावा बन गया उस लावा को जो ग्रेडिंग की जाती है इसमें, और पैकिंग में। तो ये सारे कार्यों के लिए हमारे पास में मशीनें उपलब्ध हैं। और 2023 से जब से ये राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान फिर से कार्यशील हुआ है, तो तब से हम लोगों ने यहाँ पर एक पूरा प्रारूप बना के रखा हुआ है, एक पूरा प्रोटोटाइप प्लांट है पूरा हमारे पास में, जिसमें ये सारे यंत्र लगे हुए हैं। एक जैसा लावा आएगा, पूरा गोल आएगा, कोई चपटा नहीं आएगा, और साथ ही साथ में पूरी तरह से हाइजीनिक कंडीशन यानी कि स्वच्छता के साथ बनाया हुआ लावा है। तो जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक हो जाएगा कि पूरा मशीनीकरण करें जिससे कि कंटामिनेशन किसी तरह का ना हो। ठीक है, डॉक्टर सूर्यकांत भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, खेत की तैयारी, तालाब की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, लेकिन इसमें बहुत मैन पावर लगता है, श्रम बहुत लगता है। इस तरह के श्रम में जहां इतनी मेहनत है, कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करके कम किया जा सकता है? सबसे पहले बात किया जाए तो खेत की तैयारी करनी है तो मिट्टी की अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए हम प्राथमिक जुताई, द्वितीयक जुताई, पडलिंग यानी कि कीचड़ में गीली जुताई कर सकते हैं। प्राथमिक जुताई में हम ट्रैक्टर के साथ कुछ हल है जैसे कि यम्बी प्लाव है, डिस्क प्लाव है, उसका उपयोग करके मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, मिट्टी को तोड़ सकते हैं, पलट सकते हैं। उसके बाद द्वितीयक जुताई हम कर सकते हैं। इसमें कुछ साधनों जैसे कि डिस्क हैरो है और कल्टीवेटर है, उसका उपयोग ट्रैक्टर के साथ करके हम मिट्टी को अधिक भुरभुरा बना सकते हैं। इसके साथ हम मिट्टी की खरपतवार का भी नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद मखाना के पौधों को लगाने के लिए और अच्छा और उपयुक्त बेड बनाने के लिए हम गीली जुताई यानी कि पडलिंग करते हैं। उसकी वजह से पौधों का जो वृद्धि होता है, विकास होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। यदि छोटे तालाब है, छोटे छोटे खेत है, तो हम ट्रैक्टर की जगह पे पावर टिलर का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि हमें तालाब बनाना है, खेत से मिट्टी की खुदाई करना है, तो आज बहुत सारी अर्थ मूविंग मशीन्स है जिसका हम उपयोग करके ये सारे काम आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सवाल मेरे भी होते हैं, कुछ किसानों के भी होते हैं। प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, जो मखाना उत्पादन के लिए, जल प्रबंधन के लिए कौन से नल उपलब्ध है और इससे मखाना में उपलब्धता में कैसे वृद्धि हो सकती है, और साथ ही मखाना खेती के लिए जल के लिए कौन सा तकनीक उपयोग कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही बात की है। अभी मखाना खेती के लिए जल की आपूर्ति करना बहुत ही जरूरी बात है। इसके लिए हम अलग अलग तरीके से पंप हमारे ज़रूरी के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। उसमें हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी उपयोग कर सकते हैं, सबमर्सिबल पंप का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि हमें पानी को उठाना है और वो तालाबों से और नहरों से उठाना है तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग कर सकते हैं। यदि हमें बोरवेल और ट्यूबवेल से पानी उठाना है तो हम सबमर्सिबल पंप का उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज पंप आते हैं, उसको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आजकल नए तरीके से सौर ऊर्जा पंप भी आए हैं, जैसे कि हमारे भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना शुरू की है। उसके तहत किसानों को सौर पंप के इंस्टॉल करने के लिए मदद की जाती है।
तो सौर पंप का भी उपयोग हम पानी को उठाने के लिए कर सकते हैं। तो मखाना की फसल के लिए बताया जाए तो इसके लिए स्वच्छ और मीठा जल चाहिए, यानी कि उसका पीएच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी जाए तो इसका पीएच लगभग न्यूट्रलिटी के आसपास मीन्स 6.5 से लेके 8 तक होना चाहिए। वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0.5 डीसी साइमन पर मीटर के कम होनी चाहिए। उसको जांचने के लिए हम जो आजकल अवेलेबल है पीएच मीटर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार पडाला हमारे साथ हैं। डॉक्टर विनोद, मखाना की फसल को भी क्या कीड़े लगते हैं, और लगते हैं तो फिर हम बचे कैसे? और दूसरा, कीड़े लगने पे हम बहुत जल्दी जल्दी रसायन डालते हैं या एप्लीकेटर का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी कोई तरीका है कि हमें ऐसे करना चाहिए, इतनी मात्रा में करना चाहिए रसायन का इस्तेमाल? हाँ, जरूर कीड़ा लगता है। जैसे अन्य फसलों में कीड़ा लगता है, हमारा मखाना के खेतों में कीड़ा का बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है। और वैसे खासकर देखा जाएगा तो हम नर्सरी स्टेज से लेकर फ्लावरिंग स्टेज तक ये नुकसान देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। जैसे कुछ जो कीड़ा है, जैसे उसका बुरा असर पड़ता है हमारा उपज में और उसका मखाना गुणवत्ता में। जैसे लाही, उसको माहू भी बोलते हैं। इसको जो नर्सरी स्टेज में दिसंबर से लेकर मार्च तक ये उसका प्रकोप मिलता है। इसका वजह से ये पत्ता में रस चूसने वाला है। ये रस चूसने की वजह से पत्तियाँ पीला पड़ जाती है, सड़ जाती है। और इसका जो मेन ये नर्सरी स्टेज में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा सिंगारा भ्रूण करके एक कीड़ा है, वे भी पत्ते पर खा के उसको पूरा जो भी क्लोरोफिल है, जो फोटोसिंथेसिस करके हमको मखाना बनाता है, वो कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारा उपज में बुरा असर पड़ता है। उसके अलावा जड़ बेधक करके एक कीट आता है, वो पूरा जड़ का हमला करके उसको खाता है। इसके वजह से हमारा पौधा ये पोषक तत्व और पानी का नहीं ले पाता है, उसके बाद उसका मौत भी हो सकता है। ठीक है, एक किसान भाई जुड़ रहे हमारे साथ, राजकुमार सहनी साहब। सवाल पूछिए अपना राजकुमार जी। जी सर, नमस्ते। मेरा नाम राजा कुमार सहनी, घर सुपौल बाजार, जिला दरभंगा का निवासी हूँ। मेरा सर सवाल है, गुटखा कीड़ा को जैविक नियंत्रण कैसे करें? जैविक नियंत्रण कर आजकल पूरा फोकस होना चाहिए। और जैसे जैविक नियंत्रण मतलब जो जैविक और जैविक संबंधित रसायनों को भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे हम ये ऐसे फील्ड में हम देखे जाए तो प्राकृतिक ये प्रीडेटर्स भी मिलता है, नेचुरल एनिमीज बोलते हैं, जो कीड़ा पर खाते हैं। जैसे गुबरल, इसको बोलते हैं लेडी बर्ड बीटल्स। ये लाही जैसे सॉफ्ट बर्ड इंसेक्ट्स को खा के उसको ये बिना रासायनिकों को यूज नहीं करने से भी हमको कंट्रोल हो सकता है। एक उद्यमी है हमारे साथ, अमरजीत सहनी। अमरजीत जी, सवाल पूछिए अपना, क्या पूछना चाहते हैं? मखाना पॉप के लंबे समय तक भंडारण के लिए किस प्रकार की पैकेजिंग अच्छा रहेगा? जो पैकेजिंग मटेरियल जैसे होना चाहिए, जैसे मल्टी लेयर लैमिनेटेड पाउच। इसमें क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ पाउच होता है। ऊपर का हिस्सा ये पॉलीथिलीन का बना हुआ होता है, अंदर का एल्यूमिनियम फॉइल जैसे होता है, जिसका वजह से वो नमी नियंत्रित होता है और उसका कीड़ा की अटैक भी रोक सकता है। इसके वजह से हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा एक वैक्यूम सील है। वैक्यूम सील मतलब उसका पैकेट के अंदर से पूरा हवा निकल के हम मखाना स्टोर करते तो हम लंबा समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए सिलिका जेल पैकेट और ऑक्सीजन अब्जॉर्बेंट जो प्राणवायु है, वो पैकेट में डालेगा तो उसका पूरा प्राणवायु ऑब्जर्व कर लेगा। जब कीड़ा को प्राणवायु न मिलेगा वो उधर ही मर जाएगा, क्योंकि उसका लंबे समय तक हम भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर नचिकेत हमारे साथ है। डॉक्टर नचिकेत, असल में सबसे बड़ा टास्क है, जो टफ टास्क मुझे दिखाई देता है, वो है भाई समुद्र तल में जाना, फिर उसके बीज को लाना। सर, इसके लिए कोई ऐसी मशीन बता दीजिए कि ये टफ टास्क आज सरल हो जाए। आपने एक बड़ा अलग नाम दिया, समुद्र तल में जाना। ये समुद्र तल ही है, कोई बात नहीं, ये समुद्र तल ही है। इसको समुद्र मंथन करके निकाला हुआ एक पदार्थ है मखाना। इस साल हमने एक यंत्र बनाया है जिसको आने वाले समय में हम यहाँ पर, चूँकि ये क्षेत्र है जिसमें हम जुलाई अगस्त के बाद में इसकी टेस्टिंग फिर से शुरू करेंगे। एक प्रोटोटाइप बन के तैयार हो गया है, जिससे मुझे पूरी अपेक्षा है कि आने वाले समय में आपको पूरी तरह से मशीन से बना हुआ मखाना, पूरी प्रोसेस, पूरी जो चेन है, उस पूरी चेन में मशीन का उपयोग करके आपको मखाना मिलेगा, जो कि हाइजीनिक रहेगा। खाएंगे ना? बिल्कुल। डॉक्टर विनोद हमारे साथ है। डॉक्टर विनोद, चूहा और कीट
दोनों बड़ी समस्या। सर कैसे इन्हें बचाएं और क्या कोई तरीका हो सकता है कि पहले ही बचाव कर ले? कीट और चूहा का दो मेन नुकसान होता है। उसमें एक जो खाता है, जो खा के क्वांटिटी को कम करता है, उसके बहुत गुना उसको मलमूत्र से ज्यादा कंटामिनेट करता है, जो हम बेच नहीं पाएंगे। इसकी वजह से हम बहुत सारा नुकसान फेस करना पड़ता है। इसके लिए हम जब चूहा और कीट को कंट्रोल करने के लिए हम भंडारण को ठीक तरीके से बनाना है और उसको मेंटेन भी रखना चाहिए। जैसे जो क्रैक्स एंड क्रेविसेस, मतलब उसको जो छेद, छोटा छोटा छेद होगा, पहले जो भंडारण किया मखाना वो उसको लगा हुआ कीड़ा उसमें चुप जाता है। जब नया मखाना आ गया भंडारण के लिए, उसमें अटैक कर लेता है। इसके वजह से पहले जो हम फ्रेश कंसाइनमेंट अंदर लेके आने के पहले उसको साफ सुथरा करना है, प्लास्टिंग करना है, पेंटिंग करना है, उसको तभी हम ये स्टोर करना है। और स्टोर करने के टाइम पे और जो भी हमारा बैगेज है उसका बैग से उसका 1 फीट ऊपर, जमीन से ऊपर रखना चाहिए, ताकि चूहा का ये प्रोटेक्शन मिल जाता है और उसका नमी भी मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर नचिकेत मुझे मखाना खिला रहे? जरूर, ब्रेक ले लें? बिल्कुल ब्रेक लीजिए। ठीक है, एक ब्रेक ले लें, थोड़ा सा मखाना चख के आता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ रहना है। नमस्कार, किसान यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ेदिया। हम समझेंगे कि कितने विकास के पथ पर हैं हमारे किसान। इसी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, बस एक पानी की समस्या है। कृषि के साथ साथ आपका पशुपालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जितनी आप खेती करते हैं। किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं और गेहूं की फसल कटने वाली है और कट भी रही है, तो वो अपने खेतों में खाली ना छोड़े उन्हें। खेती की जो स्थिर उत्पादन की स्थिरता है उसको भी बरकरार रखना है। गांव में सब भाईचारा अच्छा है, मिलजुल कर सब अपना अच्छा काम करते हैं, किसी से कोई मनमुटाव या भेदभाव नहीं रखते। समझने के लिए चलते गांव की ओर। देखिए, दिल्ली के नजफगढ़ के गांव सारंगपुर से खास कार्यक्रम किसान यात्रा 15 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कृषि चौपाल और थर्ड सेगमेंट में हम अब पहुंच चुके हैं और इस थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे मखाना से मूल्य वर्धित उत्पादों की। और मेरे साथ इस सेगमेंट में बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपको करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर राजेश कुमार विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर राजेश, स्वागत है आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंजीनियर राहुल कुमार राउत, साइंटिस्ट हैं। मनीष आनंद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष बताएंगे कि कैसे उन्होंने उद्यम की शुरुआत की और कहां पे वो स्टैंड करते हैं। मनीष, स्वागत आपका। मेरे साथ प्रेम शंकर मिश्र जुड़ रहे हैं, मधुबनी से आए हैं। तो प्रेम जी, स्वागत आपका। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर राजेश आप ही के साथ। सर पहले तो ये बताइए सर, ये मखाना का मूल्यवर्धन क्या होता है? अगर हम केवल मखाना को पॉलिश कर देते हैं और सफेद रंग का ज्यादा दिखने लगता है तो उसकी वैल्यू 10% के करीब बढ़ जाती है और इतना ज्यादा पैसा मिलता है। फिर दूसरा आता है उसको अलग अलग साइजेस में ग्रेड करने का, जैसे कि हमें पता है 4 सूता प्लस, 5 सूता प्लस, 6 सूता प्लस, इसके अलग अलग रेट है। क्योंकि ये अच्छा केवल और इसमें गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए जो कस्टमर पे कर सकता है वो उसका ज़्यादा पैसा देने को तैयार होता है। तो केवल ग्रेडिंग करने से ही हम इसमें कम से कम, जैसे 6 सूता लावा है, एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 2200-2300 रुपया किलो जो यहाँ से भेजा जा रहा है वो है। वहाँ रिटेलिंग की बात अलग है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है। अब तीसरा एस्पेक्ट आता है, अगर हम प्रोडक्ट के रूप में ले आए, उसके साथ और सारे मसाले मिलाए जाए, थोड़ा सा तेल मिलाया जाए, उसको पैक किया जाए और कंज्यूमर्स तक पहुँचते हैं, तो ये एक नए तरह का वैरायटी होती है, नया तरह का प्रोडक्ट है। तो इस तरह के ढेर सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। हमारा संस्थान ICAR के कई संस्थान इस पर काम भी कर रहे हैं और अलग अलग ट्रेनिंग और प्रशिक्षण भी देते हैं। बाकी हमारे उद्यमी भाई लोग। ठीक है सर, लेकिन उससे पहले कुछ किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। मखाना के मूल्यवर्धन से हम किसानों को क्या फायदा मिलेगा? अगर आपको करना है तो ग्रुप ऑफ फार्मर, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अगर आते हैं, 200, 500, 1000 किसान मिलकर के एक साथ करेंगे तो होगा फायदा। ठीक है, तो साथ मिलकर चलना है और साथ में सबको फायदा होना है। प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो इसी को हमें आगे बढ़ाना है। हमारे साथ राहुल जी भी हैं। राहुल जी,
मखाना से डिजाइनर फूड का क्या स्कोप है आपको लगता है और क्या क्या हो सकता है सर? पहला है इसमें कि प्रोटीन की मात्रा इसमें अच्छी होती है। जैसे मखाना में, लावा में लगभग 9.7% प्रोटीन होती है, तो इससे हमारा जो डेली प्रोटीन इंटेक है वो पूरा किया जा सकता है। इसके साथ इसमें और एक मानक होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये जिस प्रोडक्ट में जितना कम होता है तो हम डायबिटिक पेशेंट को इसका सजेस्ट कर सकते हैं। तो मखाना एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक अच्छा डाइट के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, तो जिससे कि कॉन्स्टिपेशन का इशू जिनको है उनके लिए हम वो फूड सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसको हम मखाना का इस्तेमाल। ठीक है, एक किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राम बाबू राउत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम बाबू जी सवाल पूछे अपना, स्वागत है आपका। मेरा सवाल है सर, ठुर्री और लावा को अलग अलग तरह से मूल्य संवर्धन में क्या जरूरत होती है? मखाना को अगर हाथ से भी फोड़ें या फिर मशीनों के इस्तेमाल से फोड़ें तो उसमें ठुर्री आती है। तो जैसे लावा को अच्छा मार्केट वैल्यू मिला है, ठुर्री को उतना नहीं मिलता। तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं कि उसको पीस के आप उसका पहले पाउडर बना लीजिए और जिसको आप अलग अलग मूल्यवर्धित वस्तुओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी तक बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं, मखाना की बर्फ़ी हुआ, मखाना का बिस्किट हुआ, फिर मखाना का पास्ता और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आटे के साथ मिला के हम उसका चपाती भी बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं। तो ऐसे मूल्यवर्धित वस्तुएं बनाने से उसका वो मार्केट वैल्यू उसको मिल जाती है। ठीक है, तो हमने साइंटिस्ट की बात सुनी, किसानों की बात सुनी, लेकिन अब उनकी बात सुनना जरूरी है जो उद्यमी है मखाने के। मनीष आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, पिछले 5 वर्षों की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, कितना एस्टेब्लिश हुई ये इंडस्ट्री? पहले क्या था कि ये एक उपवास का या व्रत का या कभी कभार खाने वाला था, अब ये स्टेपल बन गया। मतलब अब आप देखें कि लगभग एक जो इनकम ग्रुप से ऊपर के जो कुछ हाउस होल्ड हैं, उस सभी हाउस होल्ड के घर में आपको मखाना का पैकेट ज़रूर मिलेगा। तो ये ग्रोथ है क्योंकि स्टेपल हो गया है। पहले क्या था, इस मौसम में डिमांड कम हो जाता था मखाने का, क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग कि ये विंटर का मावा बोलते थे इसको। अब ये सालों भर इसको 365 दिन खाया जाता है। जैसे अभी आपने बोला भी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि हम 300 दिन खाते हैं 365 में से। तो ये ग्रोथ हुआ है। उस ग्रोथ का जो है ये 2 तरीके से इसको ले सकते हैं हम लोग। एक है, इसको हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड लिंकेज, जहां हम लोग कहते हैं कि फार्मिंग से लेकर फोड़ी तक, और उसके बाद हम बात करेंगे जो लावा या जो ठुर्री बन जाता है, जो प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम कैसे मार्केट में लेके जाते हैं। तो जो पहला जो है बैकवर्ड लिंकेज, उसका ग्रोथ अगर मैं बोलूँ पिछले 5 साल में, तो अगर ये 2.5 गुना बढ़ा है, जैसा प्रोफेसर साहब ने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला था कि 15,000 से 35,000 तक गया है एरिया, तो मार्केट का जो डिमांड है वो हो सकता है कि 400% बढ़ गया। तो उस वजह से जो है वो डिमांड और सप्लाई में जो गैप हुआ, इस वजह से प्राइस काफी हाई है। हमारे साथ एक किसान जुड़ रहे हैं, भुटाई मुखिया जी। भुटाई जी सवाल पूछिए अपना, स्वागत है आपका। हम 25 तालाब में मछली और एवं मखाना का काम कर रहा हूँ, साथ साथ लावा का भी काम कर रहा हूँ। हमसे सर से निवेदन ये है कि सर, हम किसान उद्यमियों से क्या लाभ उठा सकता हूँ? किसान डायरेक्टली या तो उद्यम में आ जाएं, तब तो वो भी उद्यमी हो जाएंगे, तो कर सकते हैं। या अगर आप किसान में ही रुक रहे हैं, किसानी में ही रुक रहे हैं, तो आप जो उद्यमी हैं आपके आसपास, आपके जिला में हो, आपके राज्य में हो, आपके देश में हो, जिसके साथ आपको टाई अप करना, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लीजिए। तो उससे क्या हुआ कि आपको पता रहे कि मुझे ये श्योर पैसा मिल रहा है और मेरे जो भी बाय प्रोडक्ट हैं उसका भी इस्तेमाल उद्यमी कर सकता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप जब अभी मैं पता कर रहा था, इसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं होता है, बट आप जितने भी किसान हैं, नेक्स्ट बिग थिंग इज गोइंग टू बी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, जो हम लोग को लेना चाहिए। और हम लोग गवर्नमेंट से बात करेंगे कि क्योंकि अभी तक एक्वा के पानी के प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, तो मखाना इसलिए मिलना चाहिए कि इसका विदेशों में बहुत ज़्यादा भारी मांग है ऑर्गेनिक मखाना के लिए। तो अभी ऑर्गेनिक के नाम से नहीं होता है, तो आप लोग ऑर्गेनिक की खेती कीजिए तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तीसरा क्या है कि आप उद्यमी के साथ मिलकर ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट होता है कि अगर सपोज कोई पैकेट यूएस में बिक रहा है या बॉम्बे या दिल्ली में बिक रहा है, तो पता होगा बायर को, कंज्यूमर को, कि वो किस खेत का से बन के आया है, उसका चेन क्या है, वैल्यू चेन क्या है। तो इससे इसका एक फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, जो नए किसान आने वाले हैं, अभी उनको पता नहीं, अभी फर्स्ट टाइम करेंगे, तो उनको ये नहीं पता है कि हम इसको बेचेंगे कहाँ पे।
तो उस केस में भी अगर आप किसी उद्यमी से टच में रहते हैं तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हैंड होल्डिंग करके आपका जो बाय प्रोडक्ट है बता सकता है क्या करना है। दूसरा, अगर आप उनसे उद्यमी से टच में रहते हैं तो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड आ रहा है, क्या आने वाला है। जैसे हम लोग को एक अंदाजा है कि अगले 4-6 महीने 1 साल में क्या आने जा रहा है, किसान को हो सकता है उसकी जानकारी नहीं हो। जब वो उपज बेच ले तब पता चलेगा ये तो हमने सस्ते में बेचा या हमने बहुत महंगे बेच दिया। तो इस तरह से फायदा है जुड़ के हम लोग के साथ और उसमें काम में। जी ठीक है। और इसी फेरिस्त में एक और उद्यमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम शंकर मिश्र जी। मखाना किसान भी है और अच्छे से समझते हैं चीजें। सर, मखाना के मूल्य संवर्धन में अगर हम यंत्रों के इस्तेमाल की बात करते हैं तो कौन से यंत्र है जिनका इस्तेमाल संवर्धन के लिए हो सकता है? मूल्य संवर्धन की बात करें तो आप जैसे एक्सट्रूडर मशीन होती है जिनसे आप पास्ता बना सकते हैं। एक फिर फ्लेवरिंग और रोस्टिंग की मशीन होती है मखाना के, जिनसे आप अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स बना के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ला सकते हैं। तीसरा, आपकी आटा चक्की की मशीन है जिनसे आप मखाना के आटा को बना के उसको मार्केट में ला सकते हैं। और ऐसे ही और कुछ भी मशीनरीज हैं छोटी छोटी, जैसे आप मखाने को ग्रेडिंग करने की मशीन हो गई जिनसे आप ग्रेड करके, जैसे विश्वकर्मा सर ने बताया कि ग्रेड करके भी आप मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। ये 3-4 मशीनरीज हैं जो समय के साथ और भी बढ़ेंगी। एक किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कपिल देव जी मधुबनी से आए। कपिल जी, सवाल पूछिए अपना, स्वागत है आपका। नए उद्यमी जो वैल्यू एडिशन कर करके के प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और कैसे मिले उसके लिए कहाँ पर है, ये चारों जो है वो हम लोगों को गाइड करें। या तो हमारे राष्ट्रीय अनुसंधान मखाना अनुसंधान केंद्र में आ सकते हैं जो कि दरभंगा में है, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा हो गए, ऐसे और बहुत सारे उद्यमी या FPOs हैं जो कि किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो किसान इनके साथ जुड़ के भी नए प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग और जानकारी ले सकते हैं, और या हमारे पास भी आ सकते हैं। राहुल जी भी हमारे साथ चर्चा में बने हैं। तो राहुल जी, मूल्यवर्धित उत्पादों को सुरक्षित रूप से सहेजना, सर ये भी एक बड़ा टास्क है, इसको कैसे किया जाए? जी, ना सिर्फ मखाना, कोई भी खाद्य उत्पाद जब होता है तो हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी गुणवत्ता और उसका जो शेल्फ लाइफ होता है, मतलब उसका क्वालिटी ज़्यादा दिन तक बनी रहे, उसके लिए उसका सही से स्टोरेज होना ज़रूरी है। तो जहाँ पे हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो वो जगह एक तो साफ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ पे जैसे चूहा या कोई भी ऐसे कीड़े वगैरह का जैसे वहाँ पे कोई कंटामिनेशन ना हो। उसके साथ वो एक सुस्त जगह होनी चाहिए, क्योंकि नमी के वजह से भी खाद्य उत्पाद डैमेज होते हैं। तो जैसे मखाना की बात है तो मखाना में लो मॉइस्चर रहता है, जो लावा होता है उसमें काफ़ी मॉइस्चर कम रहता है। तो हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि स्टोरेज के समय वो बाहर के नमी ना सोख ले, जिसके वजह से वो क्रिस्पी नहीं रहता, नरम हो जाता है। तो उसके लिए हम अच्छे पैकेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर टाइट पैकेज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको वैक्यूम पैकिंग भी कर सकते हैं जिसके उसका शेल्फ लाइफ भी बना रहे और उसकी ताजगी मेंटेन रहे। उसके साथ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट एक होता है, कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट के अंदर ही हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कई सारी कोशिशें हैं जिनके जरिए बहुत कुछ हो सकता है। मखाना की खेती एक बेहद मेहनत भरा काम है। पहले जलाशयों में बीज डाले जाते हैं, फिर करीब 8 से 9 महीने बाद जब पौधे पर फल आता है तो जलकुंभी जैसी झाड़ियों से इन्हें निकाला जाता है। इसके बाद होती है सुखाने, भूनने और छीलने की प्रक्रिया। इस पूरी मेहनत के बाद तैयार होता है कुरकुरा, पोषण से भरपूर मखाना। अब तो मखाना की प्रोसेसिंग यूनिट भी लगने लगी हैं, जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, अररिया, कटिहार, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और किशनगंज जैसे जिलों में मखाना मंडियां काफी विकसित हो रही हैं। वहीं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों में बिहार का मखाना अपनी धाक जमा चुका है। फॉक्सनट के नाम से विदेशों में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं। हम बात करेंगे मखाना से संबंधित विपणन, गुणवत्ता, निर्यात और नीतिगत मुद्दे की। और इस सेगमेंट में मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपको कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार विश्वकर्मा, तीसरे सेगमेंट में सर मेरे साथ हैं। एक बार फिर स्वागत सर आपका। डॉक्टर विद्यानंद झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भूतपूर्व प्रधानाचार्य हैं MLSM कॉलेज दरभंगा से। सर स्वागत है आपका। राजीव रंजन झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उद्यमी हैं। सर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले
डॉक्टर राजेश आप ही के पास आना चाहूंगा सर, भारत में मखाने की गुणवत्ता के मानक क्या हैं? इसकी शुरुआत 1965 से पहले हुई थी, जब भारतीय मानक ब्यूरो ने इसके लिए मखाना के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए थे, जिसमें मेन पैरामीटर था मॉइस्चर कितना होना चाहिए, उसका साइज कौन कौन से साइजेस होने चाहिए, और जो उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट थे उसमें कितना तेल होना चाहिए, कितना स्पाइसेस डाल सकते हैं, उसके बाद से स्पाइसेस डालने के बाद जब भूनते हैं तो उसका मॉइस्चर कितना होना चाहिए, किस तरह की पैकेजिंग होनी चाहिए, और क्या क्या नाम थे उसके उस टाइम डिफाइन किए गए थे। उसके बाद से ये कभी बदलाव नहीं किया गया, और भारतीय मानक ब्यूरो के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके ऊपर है कि आप उसको लगाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन ये 2023 में ये चीज़ चली गई है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया FSSAI के पास। तो FSSAI जो इंडिया में जितने फूड प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में सेल होते हैं उनके लिए अनिवार्य है कि वो FSSAI का लाइसेंस लें, और लाइसेंस लेने के साथ जो उनके मानक हैं उसको मेंटेन भी करें। एक किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ भूषण लहरिया सराय से आए। सौरभ जी स्वागत, आपका सवाल पूछिए। मखान की गुणवत्ता को जांचने के लिए जो सुविधाएं हैं वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं? अभी पहली टेस्टिंग लेबोरेटरी अभी जो अवेलेबल है वो आपकी भागलपुर में है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो भी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। और अगर आपको बाकी अगर ये प्रोडक्ट टेस्ट कराने होते हैं तो किसी भी NABL एक्रेडिटेड लैब में, जो कि इंडिया के दूसरे शहरों में अवेलेबल हैं, चाहे आप कलकत्ता की बात करें, दिल्ली या और शहरों में बहुत सारी लैबें हैं, उसमें भेजेंगे तो वो आपको उसके मानक के अनुसार आपका टेस्ट करेंगे। डॉक्टर झा, आपका लंबा अनुभव है सर, पिछले 10 सालों की ही बात करूं तो सर, मखाने की गुणवत्ता हो चाहे उत्पादन हो, कितना बदलाव आपको इन 10 सालों में दिखाई देता है? देखिए, मखाना स्वाभाविक रूप से हम लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का ज़माना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई व्यक्ति ही, कोई व्यवस्था ही, यदि उसमें थोड़ा भी मेरिट है तो उसको बहुत दिनों तक आप उसको छिपा करके नहीं रह सकते, वो हिडन नहीं रखा जा सकता। तो मखाने का टाइम आ गया है। मखाना आप देखिए, ये कोविड के बाद खास करके ये लाइमलाइट में आया है। कोविड में बहुत सारे लोग, जो देश जितने संपन्न थे वहाँ उतने लोग मरे, वहाँ के लोगों की जो इम्यूनो कैपेसिटी थी वो उतनी ही कम थी, भारत में अपेक्षाकृत कम लोग मरे। तो मखाना उसमें लाइमलाइट में आया कि मखाना हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, महेश्वर ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान है। महेश्वर जी स्वागत है, आपका सवाल पूछिए सर। भारत सरकार कई तरह का बोर्ड बना के चला रहे हैं, लेकिन पता चला है कि मखाना बोर्ड भी बनने जा रहा है। इससे हम मखाना किसानों को क्या लाभ होगा? मखाने का जो फैलाव होगा उसकी संभावनाओं को सरकार ने भी स्वीकार किया है और इसीलिए इस बोर्ड को बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी स्वयं कुछ दिनों पहले दरभंगा आई थी। वहाँ आतिथ्य सत्कार के लिए यह इलाका जाना जाता है। मखाने की माला भी उन्हें बहुत ढंग से पहनाई गई। इन सब, और ये मांग, मखाना बोर्ड की मांग बहुत पहले से थी, तो इसलिए उन्होंने जा करके इस बार के बजट में, 25-26 के बजट में इसका प्रस्ताव किया। वो पारित भी हो गया है, ये बनेगा भी। तो मखाना बोर्ड से ये होगा, इसके जो एक्चुअल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान जाएगा। ये बहुत ही जरूरी है। अनहाइजीनिक कंडीशन में बच्चों की पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो वहाँ रहते हैं, तो ये एड्रेस होगा। ये मैं समझता हूँ कि बहुत प्राइमरीली ये प्रॉब्लम एड्रेस होगा। ये हम तो खास तुरंत इसको देख रहे हैं। मेरे साथ राजीव रंजन झा भी हैं। राजीव जी, अगर हम बाजार की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी किसान हो उसको बाजार की बहुत जरूरत होती है, देश और विदेश का बाजार मखाना के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम जहाँ पर बैठे हुए हैं इस रीजन को बोलते हैं मिथिलांचल, और सबसे अगर बोला जाए तो टॉप कंज्यूमर जो है मखाना का वो मिथिलांचल खुद अपने आप में है। एक दिन होता है, जैसे अभी हमारे पहले पैनलिस्ट बोले थे, जो शरद पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन पूरा मिथिलांचल में सबसे ज्यादा कंजम्पशन एक दिन में, एक रात में होता है मखाना, उसको कोजगरा बोलते हैं। उसके बाद बिहार से सटे हुए राज्य जो हैं, बंगाल हैं, यूपी हैं, ये हैं जहाँ पर होती है। देश की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद अभी देखा गया है जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी जो हैं, मुंबई और दिल्ली, यहाँ पर भी मखाना यूज होने लगा है स्नैकिंग के रूप में। आगे चलते हैं, नया राज्य जो कुछ जुड़े हैं इसमें, उसमें गुजरात और जो साउथ के कुछ राज्य जुड़े हैं, वहाँ पे भी मखाना पहले से ज़्यादा कंज्यूम होने लगा है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। तो
तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे ज़्यादा अगर कंजप्शन देखा गया है तो वो हमारे यूएई हैं, यूएस सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यूके हैं, उसके बाद नया जो उसमें जुड़ रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा नए देश जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट दोनों ही 10 से 15% के एवरेज से बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अपने दर्शकों को ये बता दें कि आज फॉर्चुनेटली हमारे साथ दर्शकों में बैठे हुए हैं प्रशांत आमरिकर जी, जो कि भारत सरकार में अपर आयुक्त है। तो प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए, जो यहाँ पर बजट सत्र 2025 में जो घोषणा हुई थी कि मखाना बोर्ड की स्थापना होनी है, तो उसके बाद ये जो कृषि चौपाल है, इसमें जो यह चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ये नीतिगत फैसले लेने में इसमें जो एक किसान और वैज्ञानिकों के बीच में जो चर्चा हुई है जी, उसके माध्यम से भी नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए और मखाना में जो तकनीकी जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो तकनीकी इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, और इसके लिए बहुत सारे रिसर्च अनुसंधान की ज़रूरत है अभी, जिसके लिए ICAR को अनुसंधान की तरफ ध्यान देना होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कि हमारे अभी कुछ किसान भाइयों ने भी पूछी थी कि हमको किस तरीके से प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। जी, भारत सरकार की सारी योजनाएं जो है वो ऐसी है कि जिसमें उत्पादकता किसानों की कैसी बढ़े, कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े और किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो, इस पर निरंतर चर्चा होती है। और हमारे सारे जो कार्यक्रम है किसान कल्याण के, वह इसी पर आधारित है। मैं आपको बता दूं कि भारत में 730 से ज़्यादा ज़िलों में कृषि विज्ञान केंद्र भी है और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा भी है। और आत्मा की गतिविधियों को अगर आप देखते हैं तो उसमें प्रशिक्षण, डेमोन्स्ट्रेशन, फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में और एक राज्य से दूसरे राज्यों में किसानों को एक्सपोजर विजिट का भी प्रावधान है। हमारे साथ डॉक्टर राजेश भी हैं। तो डॉक्टर राजेश, असल में जब हम मखाने की बात करते हैं तो क्या मखाने के लिए कोई GI टैग जैसी व्यवस्था है? GI टैग मखाने को मिला हुआ है और उसका नाम है मिथिला मखाना। मतलब ये है कि इस मिथिलांचल में अगर मखाना प्रोड्यूस करते हैं, आप उगाते हैं और यहाँ से लावा बनता है, तो उसका एक सर्टिफिकेशन होता है जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिलेगा। वो अगर आप लगाते हैं उसके साथ, तो ये आपकी पहचान, अगर अमेरिका में वो पैकेज जाता है तो उस पर लिखा हुआ रहेगा कि ये मिथिला मखाना है और मिथिलांचल से आया है। तो ये आपकी पहचान को वहाँ तक पहुँचाता है। डॉक्टर विद्यानाथ झा, असल में हम इसको सुपर फूड कहते हैं। सर, हम क्यों सुपर फूड कह रहे हैं और क्या वैश्विक मानचित्र पे भी, विदेशों में भी लोग मान रहे हैं इसको सुपर फूड, या हमें कह रहे हैं? निश्चित रूप से सुपर फूड है और केवल हमें ही बोलने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया इस बात को मान रही है। इसमें जो प्रोटीन है करीब 10% के आसपास होता है और लोगों ने भी कहा है, लेकिन वो अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसकी जो गुणवत्ता है, जैसे मैं कहता हूँ कि हम चावल के साथ दाल मिला के खाते हैं, सब्जी मिला के खाते हैं। केवल चावल खा के जिंदा नहीं रह सकते, केवल दाल खा के जिंदा नहीं रह सकते। हमें मिला के खाना पड़ता है बैलेंस्ड फूड के लिए, और भी चीज़ें जो जरूरी हैं भोजन में सब खाना पड़ता है। वो इसलिए है कि प्रोटीन बना हुआ होता है अमीनो अम्लों से। जैसे हमारा घर बना हुआ होता है ईंटों से, उसी तरह से प्रोटीन बना हुआ होता है अमीनो अम्लों से। और कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो कि हमारा शरीर नहीं बनाता है, तो वो किसी भोज्य पदार्थ में कितनी उसकी मात्रा है उससे उसका मूल्य आंका जाता है। तो मखाने में ये जो आवश्यक अमीनो अम्लों का अनुपात है वो 90 के आसपास है, जो कि इसको मछली ये मतलब मांस, अंडा के समकक्ष बनाता है प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर। ये ऑलमोस्ट फैटलेस है, 0.1% 2%। डायबिटिक लोग खा सकते हैं सर? डायबिटीज का एंटी डायबिटिक कंपाउंड अभी हाल में HbAC, हाइड्रोक्सी बेतुलिनिक एसिड, बीटा कैप्राइलेट, ये कंपाउंड आइडेंटिफाई कर दिया गया है। अच्छा। ये इसमें, हाँ, तो ये डायबिटीज में है, हृदय रोगों में गुणकारी है। तो हम इसको सोयाबीन की तरह न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। केवल न्यूट्रास्यूटिकल मतलब खाद्य औषधि है, खाद्य भी है और औषधि भी है। यहाँ तक कि इसका जो खपड़ुइया है, सीड कोट,
उसमें बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स मिले हैं। जैसे अमीनो एसिड्स हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए फैटी एसिड भी आवश्यक है, और जो फैटी एसिड हमारा शरीर नहीं बनाता है वो इसके सीड कोट में है। तो इसके रिसर्च के बहुत सारे डायमेंशंस खुल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए। इस शो को यहीं वाइंड अप करेंगे इसी उम्मीद के साथ कि अगली चौपाल में जल्द होगी मुलाकात। ये विश्वास हमेशा से मुझको रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये YouTube पे अगर कार्यक्रम देख रहे हैं तो इसका लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि बात आपके फायदे की है और हमको आपकी फिक्र है। नमस्कार।